हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ये देखेंगे कि अनुगमन वेग क्या होता है, जिसको अंग्रेजी में ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ड्रिफ्ट का हिंदी अर्थ है खिसकना, किसी भी चीज को खिसका देना उसके स्थान से। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होता है, अनुगमन वेग क्या होता है। इससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी अर्थात धारा वैद्युतिकी में हम लोगों ने करंट को समझा है और करंट वेक्टर है या स्केलर है, इसको भी हमने देखा है। उसके बाद करंट डेंसिटी को हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, यानी कि धारा घनत्व हमने पढ़ा था और उसका फॉर्मूला क्या आया था, J बराबर I बटा A। J यानी कि धारा घनत्व, I यानी कि विद्युत धारा और A यानी कि अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल। वहां पे हमने एक फॉर्मूला भी निकाला था कि I बराबर J डॉट A। विद्युत धारा जो होता है वह धारा घनत्व J और क्षेत्रफल सदिश A दोनों का डॉट गुणन होता है। और वहां पे धारा घनत्व जो J होता है उसकी दिशा, क्योंकि वह सदिश राशि होता है तो उसकी दिशा विद्युत धारा की दिशा में होती है। और विद्युत धारा की दिशा किधर होती है, प्लस से माइनस की ओर। जिस दिशा में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो हम मानते हैं, पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होता है, धनावेश का प्रवाह होता है या प्रवाह होता हुआ मानते हैं धनावेश का, उसी दिशा में धारा घनत्व की दिशा होती है, J का डायरेक्शन। तो पिछले लेक्चर वीडियो तक हम लोगों ने ये समझा था। आज जो हमारा टॉपिक ये अनुगमन वेग है, इसमें जो है पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक फील्ड, ये दो चीज आपको समझना आवश्यक है पहले, तब जाके जो है ये आपको पूरी बात समझ में आएगी। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल है मेरे पास कि ये जो है एक पाइप है, क्या है, यह एक पाइप है, ठीक है, और इसमें पानी भरा हुआ है। क्या भरा हुआ, पानी भरा हुआ। तो इस पाइप में पानी भरा हुआ है और हम चाहते हैं कि वह पानी बहे और यहाँ पे करंट क्रिएट हो, धारा उत्पन्न हो। तो इसके लिए करना क्या होगा कि इसका जो दो सिरा है, ये सिरा और ये सिरा, एक को हाइट पे ले जाना होगा और दूसरे को डाउन रखना होगा। मतलब इसका जो ये वाला सिरा है और ये वाला सिरा है, दोनों के बीच में हाइट का डिफरेंस होना चाहिए। एक ऊंचा कर देते हैं और एक डाउन रखते हैं, जिसके कारण क्या होगा कि इसके अंदर जो वाटर है, इसके अंदर जो पानी है, वो क्या करेगा, बहना शुरू होगा। और जब वो बहना शुरू होगा, जब वो फ्लो करना शुरू होगा, तो पानी में धारा उत्पन्न होगी। क्योंकि जब भी कोई चीज बहती है, धारा वहीं पे होता है, धारा उसी के पास है। वो चाहे आवेशों का प्रवाह हो या जल का प्रवाह हो या हवा का प्रवाह हो या किसी भी चीज का फ्लो, किसी भी चीज का प्रवाह, जब कोई चीज बहती है वहीं पे करंट का निर्माण होता है। तो चालक तार में आवेशों का प्रवाह होता है, चालक तार में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बहते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि विद्युत प्रवाह हो रहा है। आवेश को विद्युत भी कहते हैं, इलेक्ट्रिक कहते हैं। तो विद्युत प्रवाह हो रहा है, तो विद्युत के प्रवाह को, आवेश के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो जरूरी है कि अगर यह पाइप है, इसमें पानी भरा हुआ है, तो अगर ये दोनों सिरा एक ही हाइट पे है, मान लीजिए नीचे से ये हाइट है, इसका भी है, दोनों का हाइट सेम, तो क्या पानी इसमें इधर से इधर या इधर से इधर बहेगा? आंसर है नहीं बहेगा, क्योंकि हाइट क्या है, बराबर है। तो जरा सोचिए कि इसके अंदर वाटर है, लेकिन उसके फ्लो के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कौन इसके बैकग्राउंड में है, इसके पीछे कौन है कि इसके अंदर करंट क्रिएट हो, वाटर बहना शुरू करे। तो जो फैक्ट, जो बात रिस्पॉन्सिबल है, जो कारण है, वो यह है कि ये वाला सिरा हाइट है और ये वाला सिरा डाउन है।
इन दोनों सिरों के बीच हाइट का डिफरेंस है, एक कम ऊंचाई पे है और एक ज्यादा ऊंचाई पे। पृथ्वी से इसकी ऊंचाई वहां पे तो अलग है, पृथ्वी से इसकी ऊंचाई वहां पे तो अलग है। ये अगर 5 मीटर पे है तो ये 5 मीटर 10 सेंटीमीटर पे। तो इन दोनों सिरों के बीच का हाइट का डिफरेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, जिसके कारण इसके अंदर जो वाटर है वो फ्लो कर रहा है और इसमें करंट बन रही है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अब जरा समझते हैं कि अगर हमारे पास कोई चालक तार, जैसे मान लीजिए यह एक वायर है, एक चालक तार का टुकड़ा है, तो इसके अंदर वाटर तो नहीं है, इसके अंदर अगर यह कंडक्टर है, चालक है, तो तांबे का हो सकता है, एल्युमिनियम का हो सकता है, किसी भी कंडक्टर का हो। तो अगर मान लेते हैं कि एल्युमिनियम का है, तो इसके अंदर पानी तो नहीं है, तो इसके अंदर क्या है जो बहेगा? तो इसकी चर्चा हमने पीछे की है, ये आप जानते भी होंगे, जिसका नाम है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो परमाणु के नाभिक द्वारा कम आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जो इलेक्ट्रिक करंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। तो ये अगर एल्युमिनियम की चालक तार का एक छोटा सा टुकड़ा है, तो क्या इसको ऐसे कर दें तो इसके अंदर करंट शुरू हो जाएगा? क्या आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाएगा? जरा सोचिए, क्या इसके अंदर करंट क्रिएट हो जाएगा? तो आंसर है नहीं। यहां पे करंट नहीं क्रिएट हो, यहां पे जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो फ्री है, जो नाभिक से कम आकर्षण बल से जुड़े हैं, वो इधर से इधर बहना शुरू नहीं करेंगे। वो उनका जो फ्लो होगा एक डेफिनेट डायरेक्शन में नहीं होगा। अभी भी जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो हजारों करोड़ों फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो रैंडम मोशन करेंगे। इसके अंदर यहां से यहां जाएंगे, यहां से यहां आएंगे, इधर से, मतलब वो कहीं भी, मतलब ऐसे वैसे, मतलब इस तरह का समझिए कि एक बॉक्स है जिसके अंदर कुछ मच्छर है, मॉस्किटो है, और वो रैंडम डायरेक्शन में मोशन कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया, ये चालक तार है, एक कंडक्टर है, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स आपको दिखाया गया है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। इसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो फ्री इलेक्ट्रॉन है, और उसके अलावा भी बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है जो एटम के चारों तरफ घूमते हैं, मतलब एटम में ऑर्बिट में वो रिवॉल्व करते हैं, चक्कर लगाते हैं, उनका रोटेशन रिवॉल्यूशन चलते रहता है। तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, क्या इस वायर को हम यहां से ऐसे कर दें तो क्या इलेक्ट्रॉन इधर से इधर या उधर से इधर चलना प्रारंभ कर देगा? आंसर है नहीं। तो फिर पानी के साथ ऐसा क्यों होगा? सवाल तो उठता है कि हमने पाइप जो था, ये जो पाइप था, इसको हमने क्या किया, इसके अंदर पानी था, हमने ऐसे किया, बहना शुरू हो गया। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है, पानी क्या है? ऐसे लिक्विड है, फ्लूइड है, बहने की प्रवृत्ति है। दूसरी चीज क्या है, हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है वो हर पार्टिकल पे लगता है। तो जरूरी है फोर्स, बल। अगर वाटर का इधर से इधर फ्लो स्टार्ट होता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो वाटर का अमाउंट है, यहाँ पे जल की जो मात्रा है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी अधिक थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कम था। तो हर चीज स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे वाटर जो है ये हाई पोटेंशियल एनर्जी है, यहाँ पे लो पोटेंशियल एनर्जी है, जिसके कारण अगर इसका फ्लो होगा तो हाई टू लो फ्लो होता है। एनर्जी हो आपका या कोई भी चीज का फ्लो है वो हाई टू लो होता है, तो यहाँ पे वाटर का फ्लो जो होगा हाई टू लो होना शुरू हो जाएगा, और ग्रेविटी उसको अट्रैक्ट कर रही है लगातार, अर्थ उसको खींच रही है। तो ये ग्रेविटेशन से और मैकेनिक्स का जो कुछ पार्ट है, या डायनेमिक्स का जो पार्ट है, इन सब चीजों से रिलेटेड है। लेकिन जो यहाँ पे मामला क्या है कि ये अगर कंडक्टर है, यह एक चालक तार है, तो इसको ऐसे करने से मुक्त इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होगा। इसे हमें क्या करना होगा, एक ऐसे सेल से या बैटरी से कनेक्ट करना होगा जो यहां का जो सिरा है उसका विभव पोटेंशियल हाई करे और इस पॉइंट का पोटेंशियल लो कर दे। इन दोनों सिरों का जो विभव है उनके बीच कुछ डिफरेंस हो, जिसको हम विभवांतर कहते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। अगर ये 100 वोल्ट पे है और ये 5 वोल्ट पे है, इसके लिए इसको ऐसे करने की आवश्यकता नहीं है, यहां पे मामला ही कुछ और है। तो इसका अगर पोटेंशियल 100 वोल्ट हो, इसका पोटेंशियल अगर 0 वोल्ट हो, पोटेंशियल क्या है आप जानते हैं,
और आपको ये भी बात मालूम है कि हाई टू लो पोटेंशियल के कारण जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ये हाई पोटेंशियल है और ये लो पोटेंशियल है। तो अब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, जरा समझिए इस बात, इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो उन पे एक फोर्स लगेगा, किसके कारण? इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। इसी चीज को मैंने दिखाने का यहाँ पे प्रयास किया है। यहाँ पे एक प्लेट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर एक प्लेट है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। तो आपको पता है कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, ठीक है। अब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे यदि हम छोड़ देते हैं तो आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है? माइनस चार्ज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन का जो नेगेटिव चार्ज है ये किधर जाना शुरू करेगा? ये प्लस इसको अट्रैक्ट करेगा और माइनस इसको रिपेल करेगा, धकेलेगा। और हमें ये भी पता है कि इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में होता है, ठीक है। तो यह इलेक्ट्रॉन ऐसे चलना प्रारंभ कर देगा, इधर चलना प्रारंभ करेगा। तो यहाँ पे यह इलेक्ट्रॉन इधर चलना क्यों शुरू किया? क्योंकि ये वाला जो टर्मिनल है वो हाई पोटेंशियल पे है और ये वाला जो टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट है वो निगेटिव टू पॉजिटिव हो रहा है। तो कहीं ना कहीं इस इलेक्ट्रॉन को यहां से इधर जाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे कैसे जनरेट हुआ, कैसे क्रिएट हुआ? तो यहाँ पे हमने पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करके रखे हैं, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज क्रिएट करके रखे हैं। सेम सिचुएशन आपको यहाँ करना है कि यदि यह एक कंडक्टर है, एक चालक है, एल्युमिनियम का एक टुकड़ा है, तो इस टुकड़े को हम एक सेल की सहायता से, बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं जो V वोल्ट का है, ठीक है। अब ये जो पॉजिटिव टर्मिनल है यह हाई पोटेंशियल पे होगा और जो नेगेटिव टर्मिनल है वो लो पोटेंशियल पे होगा, ठीक है। तो अब क्या होगा, जरा इस बात को समझिए। ये वाला जो एंड होगा ये ऐसे पॉजिटिवली चार्ज, ये वाला माइनस माइनस, मैं समझाने के लिए काम कर रहा हूं। तो अभी क्या होगा कि इस वायर के अंदर, जरा समझिए इस बात, जैसे ही इस चालक तार को आप सेल के थ्रू कनेक्ट करेंगे, एक काम आपका हो गया जो चार्जेस को फ्लो कराने के लिए जरूरी था। हम लोग पानी को फ्लो कराने के लिए को हाइड कर रहे थे, को डाउन कर रहे थे, वही काम हम सेल के द्वारा करते हैं। बैटरी करता क्या? बैटरी यही करता है कि जिन दो चालक तार को, एक को पॉजिटिव से और दूसरे को निगेटिव से जोड़ते हैं, एक को हाई पोटेंशियल पे ले जाता है और दूसरे को लो पोटेंशियल पे ले जाता है, ठीक है। तो पॉजिटिव टर्मिनल का जो एंड है, धन टर्मिनल का जो सिरा है वो हाई पोटेंशियल पे चला गया और जो ऋण टर्मिनल का जो पोटेंशियल है वो लो पोटेंशियल पे आ गया, जिसके कारण इसमें जो पॉजिटिव चार्ज है, जो करंट का डायरेक्शन हम बोलते हैं, विद्युत धारा की दिशा धन आवेश के प्रवाह की दिशा को मानते। मैं कई बार ये बात बोल रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन का जो प्रवाह होता है माइनस से प्लस की ओर होता है, लेकिन विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो पॉजिटिव टू निगेटिव। और हम ये मानते हैं कि पॉजिटिव चार्ज प्लस से माइनस की ओर फ्लो हो रहा है। तो प्लस चार्ज यहां से ऐसे चलना शुरू करेगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे इस वायर के अंदर करंट शुरू हो गई, आवेशों का प्रवाह शुरू हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये वाला जो सिरा है ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये वाला जो सिरा है वो निगेटिवली चार्ज हो गया, ऋणावेशित हो गया। बढ़िया। तो इस वायर के अंदर कुछ ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया। और विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो गया तो जरा समझिए कि वह इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं इस वायर के अंदर, उस पर बल लगाएगा और कहेगा भैया अब आप ऐसे ही जिधर मन कर रहा था उधर आप घूम रहे थे, लेकिन अब आप नहीं घूम सकते, अब आप नहीं घूम सकते।
जो रैंडम मोशन आपका चल रहा था अब नहीं चलेगा, ठीक है। तो वो चलने वाला नहीं है। क्यों नहीं चलने वाला है, जरा समझिए इस बात को कि जो है आप किसी नदी में नाव जो है सो कि चला रहे हैं, नाव जा रही है। अब नाव नदी के बीचों बीच जा रही है, लेकिन उसे किनारे अगर लाना है तो जो नाविक होता है वो क्या करता है, पीछे से पतवार को इस कदर मोड़ता है कि भाई थोड़ा थोड़ा जो फोर्स लगे और वो नाव का डायरेक्शन थोड़ा थोड़ा खिसकना शुरू करे। ड्रिफ्ट उसी को बोलते हैं, खिसक। और थोड़ा थोड़ा करते 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 नाव को किनारे पर ले जाता है। क्या अचानक से नाव को मोड़ करके किनारे में पहुंचा देता है? ऐसा तो नहीं होता। तो जिस डायरेक्शन में, जिस दिशा में नाव पहले जा रही थी वो उस दिशा में जाएगी, लेकिन थोड़ा सा फोर्स करने के कारण, थोड़ा सा पतवार घुमाने के कारण इस पे एक फोर्स अप्लाई होता है, एक बल आरोपित होता है, जिसके कारण यह अपने दिशा से थोड़ा सा विचलित हो जाती है। जाना चाहिए था इधर, अब चले गए उधर। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है किसके कारण? वायर में विद्युत क्षेत्र के कारण। जब हम बैटरी से या सेल से जब चालक तार को जोड़ेंगे तो इनके सिरों पर विभवांतर स्थापित होता है। एक हाई पोटेंशियल पे जाएगा, एक लो पोटेंशियल पे जाएगा। जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, इनके अंदर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा तो वह इलेक्ट्रिक फील्ड जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, जितने भी मुक्त इलेक्ट्रॉन थे, उन सब पर बल लगाएगा। अब उन सब पर बल लगाएगा तो बल लगाने से एक चीज क्रिएट होता है, पता है क्या आपको? त्वरण, एक्सीलरेशन। और एक्सीलरेशन का मतलब आप पढ़े हैं कि वेग परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। जब तक वेग परिवर्तन नहीं हो तब तक एक्सीलरेशन आ नहीं सकता है। तो थोड़ा रिवर्स है ये इसका कि फोर्स लगा, फोर्स लगने से एक्सीलरेशन उत्पन्न हुआ होगा। एक्सीलरेशन है मतलब वेग परिवर्तन हुआ है। वेग परिवर्तन हुआ है मतलब जो इलेक्ट्रॉन अपना रैंडम मोशन कर रहा था, जितने भी उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन थे, उनका अपना अपना मोशन जो था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा था चालक तार के अंदर, उन सबका डायरेक्शन जो है चेंज होगा। वो सभी एक डिफरेंट डायरेक्शन में आ जाएंगे। अभी हम लोग देखेंगे वो कैसे आएंगे और क्यों आएंगे। लेकिन वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डिफरेंट डायरेक्शन में, एक निश्चित दिशा में चलना प्रारंभ कर देंगे। एक निश्चित दिशा में उन सबका जो है चलने का इंटेंशन हो जाएगा। तो अब जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो रैंडम मोशन है वो अब नहीं रहेगा। उन पे इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा। जब इलेक्ट्रिक फील्ड का फोर्स लगेगा तो उनका डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन आएगा। जैसे मैं यहीं पे बात करता हूं, अगर ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर है। मान लेते हैं थोड़ा देर के लिए कि यह जो इलेक्ट्रॉन है ये इधर जाना चाहता था। अब जरा समझिए, एक टाइम पर, एक क्षण, जिस क्षण हम लोग अभी पढ़ रहे हैं उसी क्षण की बात कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है, अभी अगर बैटरी आप नहीं जोड़े हैं, स्विच ऑन नहीं किए हैं, ठीक है, तो ये कहीं भी जा सकता है, फ्री है, ये घूम सकता है इधर उधर, उसका कोई भी डायरेक्शन हो सकता है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन करेंगे, ये प्लस हुआ, ये माइनस हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, दोनों सिरों के बीच विभवांतर उत्पन्न हुआ। अब आवेश पर बल लगेगा और वो चलना शुरू करेगा, फ्लो करना शुरू होगा, आवेशों का प्रवाह शुरू हो जाएगा एक तरफ से दूसरे तरफ। तो धन आवेश किधर से किधर, प्लस से माइनस की ओर जाता हुआ मानते हैं, और इलेक्ट्रॉन किधर से किधर चलते हैं, माइनस से प्लस की ओर। इलेक्ट्रॉन माइनस से प्लस की ओर आते हैं, ठीक है। तो कैसे, जरा सोचिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, प्लस से माइनस की ओर। जो इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, एक टाइम पर ये इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इधर जा रहा है, ठीक है, तो इसका मोशन ये है। लेकिन जैसे ही स्विच ऑन किए, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुआ, वह इलेक्ट्रिक फील्ड इसके इस इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लगता है, जिस दिशा में विद्युत क्षेत्र होती है उसके अपोजिट। तो इधर एक फोर्स लगेगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां जाना चाहता था, अब वहां नहीं पहुंचेगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड के
फोर्स के कारण विद्युत क्षेत्र जो बल लगाएगा, विद्युत बल लगाएगा, उसके कारण यह इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। समझिए इस बात को। अगर आप स्विच ऑन नहीं किए होते, बैटरी यहाँ पे जो जोड़ करके हमने स्विच यहाँ लगा देते हैं, जो हमने स्विच ऑन करके रखा है, अगर यहाँ पे स्विच ऑन नहीं होता, ये पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट नहीं होता, तो ये इलेक्ट्रॉन यही पहुंचता। लेकिन जैसे ही हमने यहाँ पे स्विच ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ चालक तार के सिरों पर, यह इलेक्ट्रॉन यहां न जाकर के यहां गया, क्योंकि इस डायरेक्शन में एक फोर्स लगा है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण। अब फोर्स लगा है तो ये जो इलेक्ट्रॉन है जो यहां जाने वाला था यहां चला गया, तो यहां से यहां हो गया। ये वही बात हो गई कि नदी जिस दिशा में बह रही है, हम नाव लेके जा रहे हैं, लेकिन पतवार घुमाया, थोड़ा सा अपने डायरेक्शन से ड्रिफ्ट कर जाना, खिसक जाना। तो ये जो इतना सा आपको ये वाला जो पार्ट दिख रहा है, ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट कर गया। अब ये इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा। उसी टाइम जिस टाइम ये हुआ, इन सारे इलेक्ट्रॉन्स के विषय में सोचिए। मान लीजिए कि ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर जाने की चेष्टा कर रहा था, ठीक है। जिस टाइम ये इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहता था, उसी टाइम यह इलेक्ट्रॉन मान लीजिए इस दिशा में आ रहा था, लेकिन हमने स्विच ऑन किया, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ, और ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगा और इसका जाने का इंटेंशन यहां था, लेकिन ये आ गया यहां पे। तो यहां जाना चाहता था लेकिन यहां पहुंच गया, तो इतना सा ये क्या हो गया, ड्रिफ्ट कर गया, खिसक गया। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए था, यहां आ गया। ये वाला इलेक्ट्रॉन यहां जाना चाहिए था, यहां आ गया। इसी तरीके से इसमें जितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, सबका अपना अपना रैंडम मोशन था। कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता था, कोई ऐसे जाना चाहता है, कोई ऐसे जाना चाहता था, कोई इलेक्ट्रॉन इधर जाना चाहता था, कोई ऐसे जा रहा था, कोई ऐसे जा रहा था। सबका अपना अपना रैंडम मोशन था। लेकिन जैसे ही आप सेल से जोड़ करके पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करते हैं, चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करते हैं, वैसे ही इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, विद्युत क्षेत्र जो उत्पन्न होता है, वह क्या करता है कि सारे इलेक्ट्रॉन्स में फोर्स लगाता है, बल लगाता है, और उसके कारण जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब के सब ड्रिफ्ट करते हैं, और वो एक डेफिनेट डायरेक्शन में होता है। देखिए ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ, ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया। वैसे ही जरा सोचिए कि जो इलेक्ट्रॉन जाने का इंटेंशन यहाँ है, वो कहाँ जाएगा, कुछ इधर आ जाएगा, तो इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट हुआ। ये वाला यहाँ जाना चाहता था, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण कहीं इधर आ जाएगा, तो इतना सा ड्रिफ्ट हुआ। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन का जो ड्रिफ्ट होने का डायरेक्शन है, जो वेलोसिटी चेंजेस का डायरेक्शन है, वो क्या होगा, सबका इस डायरेक्शन में आएगा। जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे सबका एक डेफिनेट डायरेक्शन में आएगा। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे सब के सब किधर, नेगेटिव टू पॉजिटिव ड्रिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे, खिसकना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे उनका मूवमेंट होना शुरू हो गया, ऋण आवेश से धनावेश। तो हम कहते हैं कि भाई आवेशों का प्रवाह होने लगा। अब आवेशों का प्रवाह होने लगा तो विद्युत धारा उत्पन्न हो गई। लेकिन आप एक और चीज सोच सकते हैं कि सर एक बात बताइए कि जब हम बैटरी से या सेल से चालक तार को नहीं जोड़ते हैं, तो क्या फ्री इलेक्ट्रॉन्स रेस्ट में होते हैं, रुके होते हैं, कि घूमते रहते हैं, चलते रहते हैं, उनका प्रवाह होते रहता है? तो भाई घूमते रहते हैं। तो सर आवेशों के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। और चालक तार को जब हम बैटरी से जोड़ते हैं तो आवेशों का प्रवाह होता है, और उससे पहले भी आवेश गति में रहते हैं, तभी तो करंट होगा। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझिए क्यों। जब विद्युत धारा की परिभाषा आपको पढ़ाई गई थी तो क्या कहा गया था कि विद्युत धारा का परिमाण, जो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, उसके विषय में आपको क्या बताया गया था कि इकाई समय में जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इकाई समय में
ये जो चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, इससे कितना आवेश क्रॉस करता है, पास करता है, वो विद्युत धारा का परिमाण होता है। I बराबर Q/T। इकाई समय में प्रवाहित होने वाला आवेशों का परिमाण किसी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से। अब जरा समझिए, इसके बीच में मैं काट नहीं सकता, लेकिन इसके बीच में आप एक अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इमेजिन करेंगे, ठीक। अभी इस चालक तार को हमने किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है, तो अगर किसी बैटरी से नहीं जोड़ा है तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आप इमेजिन करिए और ये बताइए कि उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से कितने ऐसे इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक डिफिनिट डायरेक्शन में उसको क्रॉस कर रहे हैं। क्या ऐसा है कि जितने भी इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को इधर से इधर या इधर से इधर क्रॉस कर रहे हैं? तो क्या आपको मिलेगा, नेट रिजल्ट क्या मिलेगा कि जब हम जब इस चालक तार को किसी सेल से, किसी बैटरी से नहीं जोड़ते हैं, इनके सिरों पर विभवांतर स्थापित नहीं करते हैं, तो इसके अंदर जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके रैंडम मोशन के कारण उनका जो चारों तरफ जो मोशन होता है, किसी भी डायरेक्शन में जो गति होती है या जिगजैग उसको बोला जा सकता है, तो उस तरह का जो मोशन होता है, आप जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इमेजिन कर रहे हैं, होगा क्या कि यदि 10 इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहे हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इधर पास कर जा रहा है, 100 इलेक्ट्रॉन इधर तो 100 इलेक्ट्रॉन इधर। तो जो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसमें लीजिएगा, उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से क्या होगा कि जितने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं उतने इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में जा रहे हैं। आप किसी भी तरह का अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इमेजिन कर लीजिए। मान लीजिए इस चालक तार में आप कुछ एरिया ऐसे इमेजिन कर लिए, इसी के अंदर ऐसा इमेजिन कर लिए, तो जितना इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन इधर। मतलब किसी भी डायरेक्शन में आप ये सोचेंगे कि इलेक्ट्रॉन इधर क्रॉस कर रहा है तो उसके अपोजिट, उसको कैंसिल करने के लिए इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, जिसके कारण नेट करंट नहीं बन पाता है और हम ये कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा है और करंट नहीं बनता। अच्छा, आप खुद इस बात को सोच सकते हैं कि थोड़ी देर पहले मैंने ये बोला था कि इसके अंदर क्या है, इसके अंदर क्या है, ये पाइप है और इसके अंदर पानी है। तो जरा इस बात को सोचिए कि हमें इसके अंदर करंट जब शुरू करना था, पानी में धारा क्रिएट करना था, तो इसको ऊपर ले गए थे, इसको नीचे लाए, तब ना क्रिएट हुआ था। लेकिन ऐसे था तो क्या धारा उत्पन्न हुआ था? नहीं। तो अब जरा सोचिए कि इसके अंदर कोई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है, कोई क्रॉस सेक्शन है, तो क्या उसको पानी पार कर रही है? तो आप सोचिएगा तो समझ में आएगा कि पानी जो है वो लिक्विड है, तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं, पानी के जो कण होते हैं, वो तो लगातार मोशन करते रहते हैं। द्रवावस्था में जो कण होते हैं, अपने थर्मल क्या बोलते हैं, वो हीट तो आप पढ़े होंगे ना 11th में, या नहीं पढ़े होंगे तो अभी बस जानते होंगे कि जो वाटर के जितने भी मॉलिक्यूल्स होते हैं जो लिक्विड स्टेट में होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर उधर तो मोशन करते रहते हैं। लेकिन क्या हम बोलेंगे कि ये पानी का पाइप है, इसमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है और दोनों सेम हाइट पे है तो करंट क्रिएट हो गया? नहीं बोलेंगे। पानी जो वाटर है उसके जो पार्टिकल्स अभी भी मोशन कर रहे हैं, अभी भी उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पार कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, आपको ये बात समझ में आ रहा है? हो ये रहा है कि जितना पानी का कण इधर क्रॉस कर रहा हो उतना पानी का कण इधर क्रॉस कर जा रहा हो, जितना पानी का कण ऊपर आ रहा होगा उतना ही पानी का कण नीचे चला जा रहा होगा। हर डायरेक्शन के अपोजिट में वाटर के जो पार्टिकल मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट इसको कैंसिल आउट कर दे रहे हैं, जिसके कारण करंट नहीं बन पा रहा है। लेकिन जैसे ही आप इसको ऐसे कर देंगे, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देंगे और इसके अब अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल आप इमेजिन करेंगे इसके अंदर, तो क्या होगा? जो पानी के मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर के ड्रॉप्स हैं, अब उस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पूरा का पूरा क्रॉस करेगा। क्या कोई ऐसा पार्टिकल है जो उसके अपोजिट जा रहा है कैंसिल करने के लिए? अगर हाँ तो करंट तब भी नहीं बनेगा। लेकिन जरा सोचिए कि यहाँ पे अगर विंडो लगा, एक दरवाजा है और ऐसे आपने पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट करके रखा है, तो जो वाटर का जो ड्रॉप है
जो पानी का कण है उस दरवाजे को एक बार पार करेगा तो क्या अपोजिट उसके जा रहा है? नहीं, तो करंट बनेगा, नेट करंट हमें कुछ मिलेगा, कुल विद्युत धारा हमें कुछ प्राप्त होगी, उस करंट को कैंसिल करने वाला नहीं मिलेगा। लेकिन अगर ऐसे है तो पानी के मॉलिक्यूल अब भी मोशन में है, लेकिन जितना करंट इधर बन रहा है उतना करंट इधर बन रहा है, जितना करंट ऊपर बन रहा है उतना ही करंट नीचे बन रहा है, जितना करंट सामने बन रहा है उतना ही करंट अंदर बन रहा है, जिसके कारण नेट करंट क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। तो रैंडम मोशन में क्या होता है? जो रैंडम मोशन होता है उस वक्त जितने भी इलेक्ट्रॉन्स के कारण करंट क्रिएट होता है वो नेट करंट जीरो हो जाता है। तो हम ये कहते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित नहीं हो रहा, लेकिन यहाँ पे अगर देखा जाए कि जब इसे हम सेल के द्वारा बैटरी की सहायता से जोड़ देते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सब पे एक फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, और विद्युत क्षेत्र के कारण जब बल लगता है तो सारे इलेक्ट्रॉन्स एक निश्चित दिशा में सबके सब इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में चलना प्रारंभ करते हैं। और अब यदि अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल कोई आप इमेजिन करो बैटरी से जोड़ने के बाद, तो क्या होगा? बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे जो इस दरवाजे को, इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल को पास करेंगे, और कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन नहीं होगा जो उसके अपोजिट जाएगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन रैंडम मोशन, फ्री मोशन कब कर सकता है? जब इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं हो, उसमें कोई बल ना लगा, हम भाई ऐसे ही घूम रहे हैं, ठीक है, कब तक? जब तक कोई हमसे बाहरी बल ना लगे। न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़े हैं कि जैसे मन करेगा वैसे रहेंगे जब तक ऊपर से कुछ हो ना जाए। तो मैं सही से बोल देता हूं कि अगर कोई वस्तु है विराम में या गति में तो उसकी वो अवस्था बनी रहती है तब तक जब तक उस पर हम बाह्य बल नहीं लगाते, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करते, वो चाहे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो या आपका कोई भी फोर्स हो, मैकेनिकल फोर्स हो, इलेक्ट्रिकल फोर्स हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो। तो यहाँ पे मुद्दा ये है कि भाई जितने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, खासकर फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, सब पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाता है, जिसके कारण सारे इलेक्ट्रॉन्स एक डिफरेंट डायरेक्शन में ड्रिफ्ट होते हैं, खिसकते हैं, और हमारे अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मिलते हैं। और हम उसको कैलकुलेट करते हैं तो भाई मिलता है कि इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से 10 कूलम चार्ज पास किए, जितना भी इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करता है उसका जब हम चार्ज कैलकुलेट करते हैं तो प्रति सेकंड इस अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल से गुजरने वाले आवेशों की मात्रा 10 कूलम है, तो बोलते हैं 10 कूलम प्रति सेकंड, तो बोलते हैं चालक तार के अंदर जो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है वो 10 एम्पियर की है, अर्थात 10 कूलम प्रति सेकंड। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो अनुगमन वेग है, वो कैसे क्रिएट होता है? पहले परिभाषा आप जरा समझिएगा कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर, पोटेंशियल डिफरेंस एस्टैब्लिश किया जाए तो चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, इसके अंदर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड स्थापित होगा, एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिसके कारण जब इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टैब्लिश होगा तो उसके कारण जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उस पर विद्युत बल लगेगा, विद्युत बल आरोपित होता है, जिसके फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर एक नया वेग प्राप्त करता है। मैंने बोला था कि जब बल लगेगा तो त्वरण उत्पन्न होगा, एक बराबर में मास कांस्टेंट होता है और ये एक्सीलरेशन, तो फोर्स होगा तो एक्सीलरेशन होगा, तो त्वरण उसको मिलेगा, उसको एक एक्सीलरेशन प्राप्त होगा, वो त्वरण कितना होगा उसे भी हम देखेंगे। तो त्वरित होकर एक नया वेग प्राप्त करते हैं जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसे अनुगमन वेग कहते हैं। तो जो नया वेग उससे प्राप्त हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स है उसके कारण, उसे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो ये डेफिनेशन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद जरूर रखिए, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक था जैसे कि इस चैप्टर का, क्योंकि इससे रिलेटेड जो हमने करंट डेंसिटी पढ़े हैं जी, वो भी हम इसको उससे रिलेट करेंगे, और करंट भी अभी इससे रिलेट होगा, फॉर्मुलेट होगा, उसको हम फॉर्मूला में कन्वर्ट करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये डेफिनेशन है, प्लीज इसको आप ना हो तो एक दो बार देखिए और अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। मैंने प्रयास किया है, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो बोलिए जरूर, कमेंट जरूर कीजिए। और एक चीज मैं यही बोल देता हूँ, वक्त नहीं मिल पाता है, मैं आप सभी विद्यार्थियों से कहना चाहूंगा कि प्लीज आप जो भी है आप देख रहे हैं, तो आप जो जिस चैनल को देख रहे हैं स्काई आप सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूँ अक्सर बच्चों का ये आता है कि सर फोन कॉल्स करते हैं, व्हाट्सएप मैसेज करते हैं और परेशान करते हैं कि सर आप पढ़ा रहे हैं, मुझे पता नहीं, मेरे पास मैसेज नहीं आ रहा है।
आप लिंक शेयर कर दीजिए। तो प्लीज आप सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपका नोटिफिकेशन चला जाएगा, बार बार मुझे भेजना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ओके, तो ये जो डेफिनेशन है थोड़ा आप अच्छे से याद रखें कि चालक तार के सिरों पर विभवांतर स्थापित करने पर चालक तार के अंदर विद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, जिसके कारण मुक्त इलेक्ट्रॉन पर विद्युत बल आरोपित होने लगता है, जिसके फलस्वरूप मुक्त इलेक्ट्रॉन त्वरित होकर एक नया वेग प्राप्त करता है, जिसे अनुगमन वेग कहते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ओके, अब जरा देखिए, माना कि एल लंबाई अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल ए के चालक तार को भी विभवांतर के बैटरी से जोड़ा जाता है, ठीक है। बैटरी को चालक तार का अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल मैं ज्यादा इसलिए दिखाने का प्रयास करूंगा ताकि आपको समझ में आए, ठीक है। मैं काफी मोटा दिखाने का प्रयास करूंगा, जैसे कुछ ऐसा, ये चालक तार है, ठीक है, और ये इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल है कैपिटल ए, और इसकी जो लंबाई है उसको एल, और इसको एक भी बैटरी के विभवांतर की बैटरी से जोड़ देते हैं, जिसके कारण इसका एक टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा और एक टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। इसके अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मैं बहुत सारा दिखा सकता हूं, एक को लेकर हम लोग अभी चल रहे हैं, जिसके कारण ये जो प्लस हुआ है ये माइनस हुआ है, इसके कारण प्लस से माइनस की ओर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। तो ये जो दिशा है वह विद्युत क्षेत्र की दिशा है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। अब चूंकि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है, तो ये माइनस से प्लस की ओर चलना शुरू करेगा, उधर से ऐसे आएगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इस बात को समझिएगा, इस पर इस इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स लगेगा वो फोर्स कितना होगा, वह बल कितना होगा। तो आप जानते हैं कि F बराबर क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। जो फोर्स होता है वो न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से मास इनटू एक्सेलरेशन से हमको मिल जाता है। तो इसमें फोर्स कितना लग रहा है, तो जो फोर्स लग रहा है मैं लिख रहा हूं Q इंटू ई। आप अगर इलेक्ट्रिसिटी में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का चैप्टर पढ़े और कूलॉम का नियम और इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा होगा, तो वहां पे मैंने एक चीज बताई थी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो फोर्स अपॉन चार्ज होता है। तो Q इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा करेंगे। यदि फोर्स आपको चाहिए तो Q इंटू ई इज इक्वल क्या हो जाएगा, फोर्स। तो जो इलेक्ट्रिकल फोर्स है, जो विद्युत बल है, जो विद्युत बल है इस पे जो लगेगा इलेक्ट्रॉन पे, वो कितना लगेगा जरा समझिए। क्यों क्या होता है, चार्ज। तो चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन। ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल फोर्स। तो यहाँ पे ये जो फोर्स जो हम निकाल रहे हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, अब यहाँ पे मास किसका लेंगे, तो जरा सोचिए, ये जो इलेक्ट्रॉन पे विद्युत बल लग रहा है, इलेक्ट्रिकल फोर्स लग रहा है, विद्युत क्षेत्र इस पे बल लगा रहा है, तो वह बल कितना लगा रहा है, तो वह इतना लगा रहा है इलेक्ट्रॉन का चार्ज और इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। ओके, अब इस इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन में एक्सीलरेशन आएगा, इलेक्ट्रॉन में क्या आएगा, एक्सीलरेशन आएगा, त्वरण आएगा। तो वह त्वरण हमें निकालना है। तो न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से हम जानते हैं कि ये बराबर क्या होता है, ma। तो इलेक्ट्रॉन का मास होता है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है और इसका मास होता है, तो जो भी होगा हम इलेक्ट्रॉन के मास को me लिख देते हैं, ठीक है, यहाँ पे me कर देते हैं, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। और इसमें जो त्वरण उत्पन्न होगा, हमें नहीं पता क्या एक्सेलरेशन होगा, तो उसको हम अभी ये रखते हैं, ये हमें निकालना है। ओके, ये फोर्स कितना है हमको पता है, कैसे पता है, तो इस पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो फोर्स कौन सा है, तो विद्युत बल है, और वह कितना लग रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज E और गुणे इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने बैटरी से इस पे क्रिएट किया है। तो ये जो
स्मॉल ई इंटू कैपिटल ई यहां रख देते हैं, ये फोर्स हो गया, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, ये गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो E इंटू कैपिटल E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल A। समझिए इस बात को। ये जो एक्सेलरेशन है ये किसका है? ये फ्री इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन है, यह मुक्त इलेक्ट्रॉन का त्वरण है। क्या यह सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन का है? आंसर है नहीं, ये सारे इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सभी इलेक्ट्रॉन का ये एक्सेलरेशन। तो कहीं ना कहीं ये जो फोर्स अप्लाई हो रहा है, एक इलेक्ट्रॉन हमने यहाँ दिखाया है, तो इस एक इलेक्ट्रॉन पे यदि फोर्स इतना लग रहा है तो कोई और इलेक्ट्रॉन है फ्री, तो उस पर कितना लगता होगा? इतना ही बल लगता होगा। उसका भी एक्सेलरेशन निकालना होगा, तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू एक्सेलरेशन, तो ऐसे ही निकाल। अर्थात प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर, प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर प्रत्येक मुक्त इलेक्ट्रॉन पर आरोपित बल, आरोपित विद्युत बल कितना हो जाएगा? E इंटू कैपिटल E इंटू कैपिटल E हो जाएगा। वही मैंने यहाँ पे किया है, इलेक्ट्रिकल फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू एक्सेलरेशन, ये मैंने निकालना था, एक्सेलरेशन मिल गया। ओके, चलिए आगे। अब जब किसी बॉडी में फोर्स लगती है उसके वेलोसिटी में चेंज आते हैं, और वेलोसिटी निकालने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, v इज इक्वल टू क्यू प्लस ए टी। अपनी बात 9th में ही पढ़ा होगा और 11th में ही पढ़ा होगा। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। v क्या होता है? फाइनल वेलोसिटी। u क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी। a क्या होता है? एक्सीलरेशन। और t क्या होता है? टाइम। ओके, तो v हमें निकालना है। क्यों v निकालना है? u क्या होता है? प्रारंभिक वेग। प्रारंभिक वेग का यहाँ मतलब क्या है? तो जब चालक तार को हम बैटरी से नहीं जोड़े होते हैं, उसके सिरों पर विभवांतर स्थापित नहीं किए होते हैं, तो उस इलेक्ट्रॉन का रैंडम मोशन होता है। तो इनिशियल जो भी उनकी वेलोसिटी है उसका टोटल इन द ऑल डायरेक्शन, सभी दिशाओं में जो उसका इनिशियल वेलोसिटी है, अगर हम लोग कैलकुलेट करें तो टोटल वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और उसको वेक्टर सम करेंगे तो नेट जीरो आने वाला है। क्यों? क्योंकि किसी भी क्रॉस सेक्शन को, किसी भी अनुप्रस्थ का क्षेत्रफल को एक डिफरेंट डायरेक्शन में हम ये मान ही नहीं सकते, और ऐसा होता भी नहीं है कि इलेक्ट्रॉन क्रॉस कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है तो दूसरा इधर आ रहा है, जिसके कारण नेट वेलोसिटी क्या हो जाती है? जीरो, और वही तो करंट जीरो हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण हम ये मानते ही नहीं है कि आवेशों का प्रवाह हो रहा है। आवेशों का प्रवाह अगर विद्युत धारा है तो ये मत समझिए कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मोशन कर रहे हैं चालक तार के अंदर तो करंट शुरू हो जाएगा। नहीं, उसका एक डिफरेंट डायरेक्शन में मोशन करना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखिए। तो इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि उनका मोशन सारे इलेक्ट्रॉन्स का रैंडम है, जिसके कारण टोटल वेलोसिटी ऐड करेंगे तो जीरो। तो v इज इक्वल टू जीरो प्लस a। भैया a क्या है? उस इलेक्ट्रॉन, उस जो फ्री इलेक्ट्रॉन उसका एक्सेलरेशन, जिसे हमने निकाल के रखा है, कितना? E इंटू कैपिटल E अपॉन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो रखिए E कैपिटल E बटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये टाइम क्या है? ये भी क्या है भाई? ये भी है फाइनल वेलोसिटी। फोर्स लगने के बाद जब इलेक्ट्रिक फील्ड इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगाएगा, उसके बाद जो उसकी वेलोसिटी होगी वो भी है, और उसी को तो हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अर्थात ड्रिफ्ट वेलोसिटी को, अनुगमन वेग को vd से सूचित करते हैं। तो इस वेलोसिटी को vd दिखा सकते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, जो अंतिम वेग होने वाला है। ठीक है, अब ये टाइम क्या है? तो इस टाइम को हम लोग ऐसे दिखाने वाले हैं, और इसको पढ़ते हैं टॉ। क्या पढ़ते हैं? टॉ। इस टॉ का क्या नाम है? ये जो टॉ है इसको कहते हैं विश्रांति काल। क्या कहते हैं? विश्रांति काल। अब ये विश्रांति काल क्या होता है भाई? देखते हैं, लिखते हैं पहले। विश्रांति काल, इसको इंग्लिश में कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम पीरियड। और इसे दिखाते किससे हैं? यही टॉ से दिखाते हैं। विश्रांति काल इंग्लिश में रिलैक्सेशन टाइम पीरियड,
और इसे टॉ से दिखाते हैं। टी को हमने यहाँ पे टॉ कर दिया है। अच्छा, ये टाइम हम लोग क्या लेंगे, तो कितना टाइम ले सकते हैं भाई? अगर एक बैटरी से हम चालकता को जोड़ दिए तो बहुत देर तक वही करंट चलता है, तो क्या जब स्विच ऑन करेंगे और जब तक चलता रहेगा तब तक टाइम लेंगे, पूरा टाइम? तो आंसर है नहीं। ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो त्वरण है, ये जो एक्सेलरेशन है, ये जो त्वरण है, ये जब तक इस एक्सेलरेशन से वह पार्टिकल चल रहा है और उस पार्टिकल का, पार्टिकल यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स, उस फ्री इलेक्ट्रॉन्स का कोलिजन नहीं हो जाता, टक्कर नहीं हो जाता, तब तक हमको टाइम लेना है, और इसी को रिलैक्सेशन टाइम हम कहते हैं। जैसे बात समझिए कि ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण इस इलेक्ट्रॉन में फोर्स लगा और ये इलेक्ट्रॉन इधर चल रहा है, चलते चलते आया, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन या किसी एटम का न्यूक्लियस मिला और उससे टकरा गया, ठीक है, ओके, टकराया। टकराने के बाद इसका जो डायरेक्शन है वो यहाँ पे चेंज हो गया, इस डायरेक्शन में जाने लगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन मान लीजिए टकराया आगे, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन अब इस डायरेक्शन में जाने लगा। ये ऐसे जा रहा था, लेकिन आया और इसका रिफ्लेक्शन हुआ, टकराया, और ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जाने के वजह से जाने लगा। लेकिन जब ये यहां से ऐसे जाएगा तो फिर कहीं टकराएगा, इलेक्ट्रॉन से, न्यूक्लियस से, फिर कहीं टकराएगा। मान लीजिए फिर यहां टकराता है, ठीक है। तो यहां पे जब कोलिजन हुआ था, तो जैसे ही टक्कर हुआ उसकी वेलोसिटी खत्म, उसकी वेलोसिटी जीरो। जब टक्कर के बाद फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड तो जीरो नहीं ना हो रहा है। आप तो बैटरी को एक बार जोड़ दिए हैं कि हाई पोटेंशियल पे है या लो पोटेंशियल पे है, ठीक है। तो यहां पर ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां टकराया, टकराने के बाद जैसे ही ये फ्री होकर के किसी डायरेक्शन में जाने का प्रयास करेगा, वैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड पहले से मौजूद है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस इलेक्ट्रॉन पे, उस फ्री इलेक्ट्रॉन पे फोर्स फिर से लगा देगा, तो फिर से ये एक्सेलरेशन जनरेट हो जाएगा, फिर से ये त्वरण उत्पन्न हो जाएगा, और ये त्वरण क्या करेगा, फिर से इसको इस डायरेक्शन में ड्रिफ्ट कर देगा। ये जाना चाहिए था, ये जाना चाहता था यहाँ पे, लेकिन पहुंचेगा यहाँ पे। तो यहां टक्कर हुआ और इसके बाद यह यहां तक फ्री चला, ठीक है, यहां तक रिलैक्स, आराम से, विश्राम से। मतलब यहां पे टक्कर हुआ पहला कोलिजन और यहां पे हुआ दूसरा कोलिजन, तो इसके बीच में जो टाइम इंटरवल था वो आपका है तो विश्रांति का, रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्स, एकदम रिलैक्स रहिए, कहा जाता है ना, मतलब आराम से रहिए। तो कितनी देर वह इलेक्ट्रॉन रिलैक्स था? रिलैक्स का मतलब ये मत समझ लीजिए कि विराम, रेस्ट, जी नहीं, ये नहीं कि इलेक्ट्रॉन जाकर रुक गया है, कितना देर रुकल भाई, जितना देर रुका उतना देर लेना है, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। इलेक्ट्रॉन एक कोलिजन हुआ, उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन अपने एक डायरेक्शन में जाना चाहता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण फोर्स लगा और फिर से वो ड्रिफ्ट किया। तो फिर जो कोलिजन होने वाला है, तो उसके बीच में कितना देर तक रिलैक्स चला है, कितना देर तक रिलैक्स ये मोड में इसका मोशन हुआ है, मूवमेंट हुआ है। तो वो जो टाइम पीरियड है, वो रिलैक्सेशन टाइम पीरियड है, वो आपका विश्रांति काल है, और उसे हम टॉस से दिखाते हैं। और सही से आप सोचिए, तो वही टाइम होना भी चाहिए, क्योंकि आप क्या निकाल रहे हो, वीडी, फाइनल वेलोसिटी। तो यू तो आप समझ गए कैसे जीरो होगा, प्लस ए एक्सेलरेशन क्या होगा, यदि आपको पता है कि फोर्स जितना लग रहा है उसके हिसाब से एक्सेलरेशन ये होना चाहिए। अब टाइम, तो जितना देर तक वो एक्सेलरेशन था तो अपने रिलेक्शन से टाइम, उतना देर तक टाइम चाहिए, ठीक है। तो जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, जो अनुगमन वेग है, उसका इक्वेशन क्या बना था देखिएगा, vd इज इक्वल स्मॉल e इंटू कैपिटल E इंटू टॉ बाई मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। देखिए ये बना अनुगमन वेग का, ड्रिफ्ट वेलोसिटी का समीकरण। इसे आप याद रखें कि अनुगमन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी इज इक्वल टू स्मॉल e, जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, लिख लीजिएगा। कैपिटल E क्या है, इसके अंदर है इलेक्ट्रिक फील्ड है, विद्युत क्षेत्र है। नीचे me, वो क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन का मास होता है 9.1 गुना 10⁻31 kg, 9.1 इंटू 10⁻31 kg।
और उधर क्या है लास्ट में टॉप, वो क्या है, वो है रिलैक्सेशन टाइम, विश्रांति काल। ये क्या होता है, तो दो लगातार कोलिजन के बीच, दो लगातार टक्कर के बीच जो समय अंतराल है जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन आराम से बिना टक्कर का मतलब रिलैक्स मोशन करता है, वो जो टाइम पीरियड है विश्रांति काल होता है, रिलैक्सेशन टाइम होता है। ठीक है, तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी का हमारा इक्वेशन बना, इसे आप ध्यान रखें। सो थैंक यू, इसे आप देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। बाकी मैं आपके साथ हूँ। धन्यवाद आपका।